हेलो नमस्ते प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास की एक इम्पोर्टेंट क्लास के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक समाजीकरण का पार्ट 2 है, लेकिन इस आज की क्लास से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आने वाला। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक समाजीकरण के साधन या हम कहें अभिकरण। तो आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं या अभिकरण कौन कौन से हैं। यानी सिंपल थिंग्स बताऊं तो राजनीतिक समाजीकरण किन वजह से हो रहा है, ऐसे क्या क्या साधन है जिससे राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। क्योंकि आपको इससे पहले मैंने बताया था विशेषता के बारे में। तो राजनीतिक समाजीकरण की विशेषता क्या है? परिवर्तनशीलता और गतिशीलता, यानी यह निरंतर बढ़ती रहती है। व्यक्ति जब समाज में आता है तो धीरे धीरे वह समाज में आगे बढ़ता रहता है, तो उस व्यक्ति का समाज में समाजीकरण होते हुए तो वो राजनीतिकरण का भी एक अंग बन जाता है। तो क्या ऐसे साधन हैं या अभिकरण हैं जिसके जरिए व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है? तो जैसा कि आमंड और पॉवेल ने भी कहा है कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके अंदर पहला साधन कौन सा है वो हम बात करते हैं। पहला, परिवार। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ। राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण यानी साधन, तो साधन में है पहला परिवार। जैसे कि आपने देखा होगा, ये काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि बच्चों की जो प्रथम पाठशाला होती है, प्रथम पाठशाला, वो किसे कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। यानी बच्चा सर्वप्रथम भले औपचारिक अनौपचारिक हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, कहाँ से सीखना शुरू करता है? परिवार से। तो परिवार से उसे समाज और राजनीति की थोड़ी हल्की फुल्की झलकियाँ उसे मिलती है। या हम ऐसा कहें कि बच्चा जब परिवार में रहता है तो शिक्षण शुरू करता है, इनडायरेक्टली कहिए या अनौपचारिक कहिए। तो बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होती है और वहीं से वह सीखना शुरू करता है। तो राजनीति के बारे में भले न हो, लेकिन एक समाज के बारे में बच्चा परिवार से सीखता है। तो इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण का जो पहला चरण है यानी पहला स्टेप है वो है परिवार। क्योंकि परिवार के अंदर रहकर ही जो बच्चा है वो आगे जाकर सीखता है और धीरे धीरे वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा भी लेता है। अब अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, जैसे बात करें तो अमेरिका के अंदर बाल्यकाल में ही बच्चे रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन परिवार भी हैं। क्योंकि परिवार के अंदर रहते हुए बच्चा समाज के बारे में तो सीखता ही है, लेकिन राजनीति से जुड़े मूल्य भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके दिमाग में आते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण का पहला साधन हो गया परिवार। ठीक है, जहाँ से उसे ज्ञान मिलता है, यानी शिक्षण एवं ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहला हो गया ये वाला। दूसरी बात करें राजनीतिक समाजीकरण का कि दूसरा साधन क्या है। ठीक है, तो दूसरा साधन जैसा कि सिंपल थिंग्स मैंने आपको बताई। दूसरा साधन क्या है कि बच्चा परिवार से कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। या हम स्कूल के अलावा जैसे हम बात करें स्कूल एवं जैसे अन्य शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं जैसे बात करें कॉलेज है, आप जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से मैं आपको राजनीतिक समाजीकरण के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ। तो हम पढ़ भी यही रहे हैं और आप जो सीख रहे हैं वो ये स्टेज भी यही है। यानी व्यक्ति समाज में जब परिवार से निकलता है आगे तो वो स्कूलों में जाता है। यानी अब राजनीति के बारे में कि भाई मंत्री होते हैं, राजनीति ऐसे काम करती है, इस तरह से समाज और राजनीति काम करती है, इस तरह से एक राज्य का निर्माण होता है, लोकतंत्र ऐसे चलता है, ऐसे राजनीति के अंतर्गत मूल्यों और महत्व दिए जाते हैं। तो ये एक जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं तो स्कूल में ये दूसरा स्टेज हो गया। यानी राजनीतिक समाजीकरण के बारे में बच्चा ज्ञान कहाँ प्राप्त करता है? परिवार से निकलकर वह स्कूल और विद्यालय कॉलेजों में ये प्राप्त करता है। तो इसका मतलब राजनीतिक समाजीकरण के बारे में ज्ञान करने का ये दूसरा स्रोत हो गया, यानी स्कूलों से। यानी हम बात करेंगे कि विद्यालय एवं कॉलेजों से व्यक्ति या हम कहें बालक अधिक सामाजिक समाज एवं राजनीति से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है ना?
तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। जैसे आपको कब पता लगा कि एक वोट पढ़ते हैं, सरपंच चुना जाता है, प्रधानमंत्री होते हैं, वो होते हैं, तो आप स्कूल में पढ़ा ना, तो इसका मतलब आपका जो राजनीति में दूसरा दृष्टिकोण है वो है परिवार से निकलने के बाद स्कूलों में, यानी आप स्कूलों में, विद्यालय में, कॉलेजों में जब जाते हैं तब आप राजनीति के बारे में और अच्छे से जानते हैं, समाजीकरण और अच्छे से हो जाते हैं। यानी राजनीतिक समाजीकरण का दूसरा साधन क्या हो जाता है? स्कूल और शिक्षण संस्थाएं। क्लियर हो गया? राजनीतिक समाजीकरण का बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखिएगा कि जैसे अब आप मान लीजिए कहाँ से स्कूल और कॉलेजों से निकलते हैं तो आप कहाँ पे किससे संपर्क में आते हैं? स्वैच्छिक समूह। स्वैच्छिक समूह का मतलब जैसे एनजीओ देखा जाता है, ऐसे कुछ एनजीओ होते हैं, कुछ यूनियन होते हैं, कुछ संगठन होते हैं जो समाज के साथ साथ राजनीति से जुड़े रहते हैं। तो आप उससे संपर्क में जब कॉलेज से निकलते उस संपर्क में जाते हैं तब आपको नॉलेज मिलता है। कहते हैं कि ये कुछ संगठन से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप राजनीति के बारे में और ज़्यादा पक्का नॉलेज ग्रहण करते हैं। यानी ये स्वैच्छिक समूह यानी जो स्वेच्छा से ग्रुप बनकर किसी के लिए काम करते हैं। जैसे मैं आपको बात करूँ कि मजदूर संघ हो गया, ठीक है ना, मजदूर संघ हो गया या किसान यूनियन हो गया, ठीक है ना, किसान यूनियन या किसान संगठन। इसके अलावा मतलब काफ़ी ऐसे एनजीओ यूनियन वगैरह जैसे हो जाते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी के उद्योग वगैरह या उससे संबंधित हो गए, या फिर बैंकिंग यूनियन वगैरह हो गया। तो ये यूनियन ये सब क्या है? ये एक राजनीतिक मंच को व्यक्ति से जुड़े रखता है। व्यक्ति राजनीति से जुड़े रहता है यानी वह व्यक्ति अपने मित्रों सहयोगियों से संपर्क में रहते हुए अनौपचारिक से धीरे धीरे वो औपचारिक हो जाता है। यानी बात करें कि जब बच्चा पहले अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और इस तरह से वह एक औपचारिक समूह में रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो इन संगठनों से जुड़ता है तो अनौपचारिक रूप में भी वह राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो राजनीतिक व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण कब होता है? धीरे धीरे जब वो कॉलेजों से निकलकर स्वैच्छिक समूह के संपर्क में आता है, जैसे मजदूर यूनियन, किसान यूनियन हुआ, एनजीओ हुआ। तो इस तरह से व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण और अच्छा हो जाता है। यानी अब राजनीति के बारे में उसे और अच्छी जानकारी कहाँ से मिलती है? यहाँ से उसे ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनौपचारिक रूप में होता है, अनौपचारिक रूप में ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ये कोई एक औपचारिक तो होता नहीं, यूनियन वगैरह जो भी होते हैं अनौपचारिक होते हैं। तो अनौपचारिक रूप में राजनीति का ज्ञान उसे यहाँ से प्राप्त होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण के ये नेक्स्ट साधन के रूप में हो गए। अब बात करते इसी तरह व्यक्ति जब आगे समाज में और आगे जिस तरह से बढ़ता है तो उसके और भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसे राजनीतिक समाजीकरण बनाते हैं या उस व्यक्ति में और ज़्यादा राजनीति के बारे में समझ पैदा होती है। वो क्या है? वो है जन संचार के साधन, यानी टेलीविज़न, सोशल मीडिया वगैरह जो भी है, जनसंचार के माध्यम, ठीक है ना। जनसंचार के माध्यम जैसे अभी मैंने बात करी टीवी, समाचार, ये सोशल मीडिया, ठीक है ना, या फिर नेट इंटरनेट वगैरह जो भी है। तो इस तरह से व्यक्ति इनके ज़रिए भी राजनीति के बारे में सीखता है, पढ़ता है, समझता है और राजनीति के बारे में और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है। तो व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करने में कौन कौन से और साधन काम आते हैं? जनसंचार के साधन, सोशल मीडिया, टीवी, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर वगैरह, ये भी एक ऐसे साधन है जो व्यक्ति को समाज और राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त प्रदान करवाते हैं। यानी व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण होता है उसके साधन के रूप में ये भी तत्व काम में आते हैं। तो साधन के रूप में आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करें इसी तरह से जब व्यक्ति इस तरह से ज्ञान पढ़ता है, इसके अलावा जब व्यक्ति खुद राजनीतिक दलों से जुड़ता है, इसके अलावा व्यक्ति जो है वो और ज़्यादा राजनीति के बारे में ज्ञान कब प्राप्त करता है? जब वो खुद किसी पार्टी से जुड़ता है। खुद कभी किसी राजनीतिक पार्टी से अगर जुड़ जाए तो व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। जैसे मान लीजिए अगर वो व्यक्ति खुद ही इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो इस तरह से तो व्यक्ति को खुद ही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना कि राजनीति क्या है। तो व्यक्ति खुद ही उसको आजमा रहा है, उसमें भाग ले रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, नई नई नीतियाँ बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति उस राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। यानी कि अगर खुद व्यक्ति एक नेता बन जाता है, ठीक है ना, नेता मंत्री बन जाता है या मंत्रियों के साथ रहता है, जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्रीगण की कार्रवाई में भाग लेता है, मंत्रीगण की कार्रवाई में भाग लेना। तो इस तरह से क्या हो गया? इस तरह से व्यक्ति जब राजनीतिक दलों से जुड़ता है तो व्यक्ति और ज़्यादा गहराई से और प्रत्यक्ष रूप से
राजनीतिक दलों से व्यक्ति जुड़कर क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। तो ये जो जैसे मैं आपको यहाँ पे जो लिखवा रहा हूँ, ये राजनीतिक समाजीकरण के साधन हैं, यानी व्यक्ति किन किन जरिए राजनीति के बारे में सीखता है और समाज के अंतर्गत उसको अपनाता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये मैं आपको 5 पॉइंट बताया, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार के रूप में, या प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजनीतिक समाजीकरण के नियामक तत्व क्या है। नियामक तत्व से पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, या हम ऐसा कहें कि एक प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण के स्तर या प्रकार। ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया कि राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अब ध्यान रखिए, राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण के स्तर, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्रकार, राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार। तो राजनीतिक समाजीकरण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। पहला है सजातीय राजनीतिक समाजीकरण, दूसरा है विजातीय राजनीतिक समाजीकरण। तो राजनीतिक समाजीकरण 2 प्रकार की होती है, यानी इसके 2 स्तर होते हैं। 2 स्तर का मतलब हम ऐसा भी कहें कि वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल, 2 वेरिएबल होते हैं। यानी राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन 2 टाइप के वेरिएबल में डिवाइड होती है, सजातीय और विजातीय। यानी इसमें ऐसा देखना है कि एक देश जिसमें अलग जाति, अलग धर्म, अलग संस्कृति के लोग रह रहे हैं, फिर भी एक साथ एकता के रूप में रह रहे हैं, तो वहाँ पर कैसी राजनीति पाई जाएगी, सजातीय राजनीति। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे मैं समझा रहा हूँ कि विभिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, क्षेत्र विभिन्नता के बावजूद उस देश के लोगों में एकता एवं सम्मान की भावना हो, वहाँ की राजनीति सजातीय राजनीतिक समाजीकरण होती है। ठीक में समझ में आ गया ना। सजाति यानी ऐसे कहते हैं ना कि जाति, एक जाति, तो यहाँ पर मतलब अलग जाति, लिंग वगैरह हर सब तरह की अलग व्यवस्था होते हुए भी एक जैसे लोग जैसे पाए जाते हैं। भारत में देखिए जैसे अलग अलग जाति, धर्म वगैरह सब एक साथ, लेकिन फिर भी भारत में एकजुट रह रहे हैं, एक अखंडता की तरफ। भारत ने अपनी लिखा हुआ ना कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। तो इस तरह से भारत में सजातीयता पाई जाती है। विभिन्नता होते हुए भी पूरा भारत एक राजनीति की तरह, एक समाज की तरह बना हुआ है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, यहाँ पर एक सजातीयता पाई जाती है। क्या जाती है? सपाज, यानी कि किसी भी देश विशेष में वहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो भावना, जो गहरा संबंध होता है, वह देश को एकजुट रखता है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं यही कहूँगा, देश में एकजुटता की भावना विभिन्नता के बावजूद होना सजातीयता कहलाती है। ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। विभिन्नता के बाद पूरा देश एक साथ रहता है, तो ये क्या होगी? सजातीयता, यानी राजनीतिक समाजीकरण का ये रूप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि
विजातीयता का मतलब होता है कि देश की संस्कृति एवं नागरिकों में विखंडित संदेह के विचार उत्पन्न होने से वहाँ की राजनीति में एकता का अभाव होता है। ठीक है, यानी सिंपल थिंग्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा समझिए कि एक देश जहाँ पर इसी तरह की संस्कृति है लेकिन उसमें एकता नहीं है, कॉमन चीज़ें नहीं है, या हम ऐसा कहें कि देश की संस्कृति और नागरिकों में ऐसा कहें कि एक नागरिक दूसरे नागरिक को संदेह की दृष्टि से देखता है, एक विलन की दृष्टि से देखता है और ये कह रहा है कि वो मेरा खा लेगा, वो मेरा ले लेगा। इस तरह से देश एकजुट नहीं रहता, उनके मन में डर, संदेह, घृणा, द्वेष, लड़ाई, संघर्ष, ये भावना जब होती है तो उस देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी, विजातीय होगी, अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ जाएगी। क्योंकि इस तरह की जब विभिन्नताएं होती है तो लोगों के मन में घृणा निवास करती है और घृणा होती है, घृणा से संघर्ष होता है और इस तरह से घृणा और संघर्ष जब व्यक्ति के मन में जन्म लेती है तो वहाँ पर जो राजनीति है वह अलग कैटेगरी की पाई जाती है, विजातीय, अलग अलग पाई जाए, क्योंकि यहाँ पे उनके मन में सम्मान, एकता की भावना नहीं है। जैसा कि अगर आपने देखा हो 1991 की अगर मैं बात करूँ, 1991 में सोवियत संघ, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। अब देखिए सोवियत संघ पूरा एक था लेकिन इसके अंतर्गत लोग आपस में बढ़ गए थे, लोग उस सोवियत संघ से अच्छे संबंध नहीं रखना पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत रहने वाले सभी राज्यों में आपस में मतभेद हो गया। एक राज्य दूसरे राज्य से शक की नज़रों से देखने लगा, या हम कहें कि वो उनके मेल मिलाप, संबंध, रिश्ते, नाते अब ऐसे लगने लगे कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, यानी उनके लिए फ़ायदा वहाँ पे नहीं रहा। यानी एक दूसरे को एक शक की नज़रों से ऐसा देखने लगे कि ये मेरा ले लेगा, ये मेरा खा लेगा। तो इस तरह से एक देश में जब एकता, सम्मान की भावना खत्म हो जाती है तो वहाँ की संस्कृति है या वहाँ की राजनीति है वो घृणा की हो जाती है। लोग एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और अपने फायदे के लिए संघर्ष करते हैं। तो वहाँ की राजनीति है वह विजातीय होती है। इस तरह से एक देश टूट जाता है, विजातीय संस्कृति से देश टूट जाता है। तो सोवियत संघ में यही हुआ था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार होते हैं, मतलब राजनीतिक समाजीकरण के दो प्रकार होते हैं। सजातीय, जिसमें विभिन्नताओं के बाद एकता पाई जाती है, देश में एकता, संगठन और ये इसे आगे समाजीकरण में योगदान देती है। एक होती है विजातीय राजनीतिक समाजीकरण, जिसमें विभिन्नताओं, संदेह का जमाव होता है और लोगों में घृणा होती है और देश बिखर जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम देख रहे हैं राजनीतिक समाजीकरण के नियामक, यानी राजनीतिक समाजीकरण की सीमाएं। ठीक है ना। अब लास्ट है जो आपको समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि प्रकार पूछ के ना आए, नियामक तत्व ही आ जाए, तो कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा आज की वीडियो से डेफिनेटली आने वाला है राजनीतिक समाजीकरण के नियामक, या हम ऐसा भी कहें सीमाएं। किस जगह जाकर राजनीतिक समाजीकरण है वो रुक जाता है, यानी राजनीति के अंदर या समाज का समाजीकरण नहीं होता, राजनीति का राजनीतिकरण नहीं होता, यानी एक तरह से ये प्रोसेस रुक जाता है। तो राजनीतिक समाजीकरण के क्या नियम हैं जिसे तोड़े नहीं जा सकते, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के कुछ सीमाएं हैं और ये सीमाएं अलग अलग वातावरण में अलग अलग होती हैं, और इस तरह से ये कुछ मतलब परिस्थितियाँ भी हैं जो राजनीतिक समाजीकरण को बनाती है और बिगाड़ती है। तो ये नियामक तत्वों को आपको जानना है। ठीक है ना। तो इसमें बात करते पॉइंट टू पॉइंट। पहला है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, बिल्कुल राजनीतिक व्यवस्था, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था है वह उस देश के
व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं है और हम वहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि एक देश समाजवादी है और वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहे तो नहीं ला सकते। तो इस तरह से अगर कोई देश किसी दूसरी प्रकृति के नेचर का है, राजनीति एक अलग नेचर की है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। तो राजनीतिक समाजीकरण की नियामक तत्व क्या होती है, वहाँ की प्रकृति कि भाई फलानी राजनीति का नेचर क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर कहीं पर लोकतंत्र है या अधिनायक तंत्र है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर खुलापन होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कहीं पे किसी शासन व्यवस्था में अधिनायक तंत्र है, ठीक है ना, अधिनायक यानी अधिनायक एक लीडर का राज है, ठीक है, तो वहाँ पर उस देश की राजनीति में ये खुलापन है, खुलापन वो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी देश के अंतर्गत लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में लोगों के शासन होता है तो यहाँ पर खुलापन पाया जा सकता है। तो इस तरह से वहाँ पे लोगों में राजनीतिक समाजीकरण भी हो सकता है, लोग समाजीकरण को अपनाएंगे भी और लोग राजनीति से अनुभव भी प्राप्त करेंगे। तो ये एक ध्यान रखना है कि राजनीतिक समाजीकरण किस पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर, कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की समाजीकरण प्रक्रिया पाई जाती है। इसके अलावा समाज में समाजीकरण की स्थिति, दूसरा नियामक तत्व, समाज में समाजीकरण की स्थिति, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना समाज में, ये देखिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि राज्य व्यवस्था समाज की एक उपव्यवस्था है और समाजीकरण और राजनीति में साम्य स्थिति न होने पर राजनीतिक समाजीकरण अभिमुखीकरण हो सकता है। यानी यहाँ पर ये है कि एक समाज, अगर समाज अच्छे नियम अच्छे विधान पे चल रहा है तो लोगों का समाजीकरण होगा, लेकिन अगर समाज सक्षम नहीं है, समाज लोकतंत्र के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो फिर वहाँ पर स्थिति गंभीर हो सकती है, ठीक है ना। ये थोड़ा अलग है, इसको मैंने अलग बताया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि समाज में समाजीकरण यानी समाज में जाति पाति भेदभाव ये कैसा पाया जाता है, क्या वहाँ पर कठोर रूप में जातिवादी व्यवस्था पाई जाती है, क्या वहाँ पर भेदभाव ज़्यादा है। तो इस तरह की जब व्यवस्था होगी तो समाज का समाजीकरण नहीं हो पाता है। यानी एक समाज की कैसी स्थिति है उसी के आधार पर समाजीकरण होता है। तो समाज की स्थिति को ध्यान में रखकर ही समाजीकरण किया जा सकता है। एक अगर मान लीजिए तानाशाह राजा का शासन है तो वहाँ पे हम समाजीकरण नहीं कर सकते, तो ये स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है, ये एक इसका नियामक तत्व हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें तो राजनीतिक समाजीकरण जब करते हैं तो इसके लिए है कि राजनीतिक समाज के प्रतिमान या आदर्श, राजनीतिक समाज के प्रतिमान कहिए या हम कहें आदर्श। एक होता है ना कि कोई व्यक्ति एक आदर्श थ्योरी लेके चलता है कि ये चीज़ तो है, अब इससे ना ऊपर ना नीचे हम कर सकते हैं, यानी कि आदर्श। तो व्यक्ति के एक आदर्श आड़े आ जाता है, उससे आगे वो कुछ नहीं कर पाता है। तो ये आदर्श एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा। मैं समझा रहा हूँ कि राजनीतिक समाज के प्रतिमान या आदर्श भी राजनीतिक समाजीकरण को निर्धारित करते हैं। यानी किसी राजनीतिक समाज द्वारा परंपरावाद, धर्मचार्य या पूंजीवाद को अपना आदर्श बनाया हुआ है, जबकि कोई अन्य राजनीतिक समाज आधुनिकरण, प्रतिनिधित्व समाजवाद को आदर्श बना सकता है। तो ये अलग अलग होता है, ठीक है ना, एक आदर्श के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने जस्ट बताया कि कोई अगर देश है पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहा है तो वो उसका आदर्श है, तो इसमें फिर वह दूसरी व्यवस्था को नहीं अपना सकता, इस तरह से वह दूसरी समाजीकरण व्यवस्था नहीं अपना सकता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए हुए हैं तो वहाँ पर दूसरी समाजीकरण व्यवस्था नहीं पाई जाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे अगर वर्तमान समय की बात करें पंथ निरपेक्षता, ठीक है ना, पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत क्या रखा गया है कि सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाएगा। तो इस तरह की यही व्यवस्था वहाँ पर बढ़ सकती है। इसके विपरीत अगर आप वहाँ पे धर्म से संबंधित व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं तो फिर वो वहाँ पे लोगों का समाजीकरण नहीं होगा, लोग उसके विरोधी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कहते हैं ना कि जब बहता पानी है तो उसी अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि राजनीतिक समाज के कुछ आदर्श है, उन आदर्श के विपरीत कोई नियम है वो नहीं बन सकते। आदर्श के कोई विपरीत हम काम करें तो फिर वहाँ पे लिमिट आ जाती है। तो ये एक चौथा पॉइंट और लिख दीजिए कि भाई ये ऐसे तत्व हैं जो राजनीति समाजीकरण की सीमा निर्धारित करते हैं, इसके ऊपर जाके हम कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लास्ट में आ जाता है जनसंपर्क के माध्यम।
जनसंपर्क के माध्यम। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क में रहता है, तो किस जरिए रहता है? न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, या रूबरू डायरेक्ट संपर्क होता है। तो ये भी एक मायने रखता है कि लोगों में संपर्क किस तरह से हो रहा है। तो जिस तरह से लोग आसानी से, सुलभ तरह से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, तो वहाँ पे समाजीकरण अच्छा होता है, यानी एक राजनीतिक समाजीकरण का अच्छा वातावरण पाया जाएगा। लेकिन ये एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क के आधार पर ही समाजीकरण व्यवस्था है वह बनती और बिगड़ती है। तो अगर मैं आपसे इसे कहूँ कि विभिन्न राज्यों में संपर्क के माध्यम अलग अलग होते हैं, जैसे प्रेस, मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो आदि ये संपर्क के साधन होते हैं। कहीं पे विकसित होते हैं, कहीं पे विकसित नहीं होते। तो कुछ राज्यों में इन माध्यमों को अधिक महत्व दिया जाता है, तो वहाँ पे स्वतंत्रता अधिक मिलती है, और कहीं पर इतना नहीं होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण के लिए ये तत्व भी मौजूद हैं। तो अगर कहीं पर इनको इतना महत्व नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा समाजीकरण नहीं पाया जाएगा। तो ये स्थिति है कि राजनीतिक समाजीकरण को अगर बढ़ावा देना है, तो इसके लिए जनसंपर्क के साधन भी अति आवश्यक होते हैं। और लास्ट में आ जाता है जन संस्कृति। क्या कहेंगे? जन संस्कृति, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ऑब्लिक में कि राजनीतिक संस्कृति। ठीक है ना? लोगों के मिलने से लोगों की संस्कृति ही आगे जाकर राजनीतिक संस्कृति बनती है। तो किस देश की संस्कृति कैसी है, उसके प्रतीक, उसके सम्मान कैसे हैं, उसके नियम कायदे कैसे हैं। तो एक देश की राजनीतिक संस्कृति जैसी होगी, समाज की संस्कृति और उस देश की समाजीकरण की स्थिति भी बदल जाती है। तो किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को ध्यान में रखकर ही उस देश की समाजीकरण स्थिति बनती है। तो ये था आज की इस क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने फाइनल अभी जस्ट किया आपके सामने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको शेयर कर दीजिएगा, और दोबारा आपसे मिलते हैं महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू।